हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ बच्चों, बताओ कहाँ से शुरू करना है डाउट्स। सर एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। थ्योरी में तो ऐसा कोई डाउट नहीं है, जो होगा अभी तो वो क्वेश्चन पूछते पूछते हो जाएगा सर। फिर बोलो। सर हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, थ्योरी में तो ऐसा कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलो, मैं पहले EMI एक्सरसाइज 2 से कर रहा हूँ स्टार्ट। ओके सर। हाँ जी, EMI में बताओ बच्चों, एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट है तो। ट्वेंटी टू। तो हमें कहा है कि उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर है और कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम रहेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है। अच्छा, अब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था क्या? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, राइट। यहाँ कैपिटल एन था, स्मॉल एन था बच्चों फॉर्मूला में। बोलो भाई, कैपिटल एन, राइट। तो इसको स्मॉल एन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बन गया म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए बाय एल। तो ये ए इंटू एल टर्म बनती है। तो अब हम कह रहे हैं कि हमने ट्रांसफार्मर की जो उसकी सारी डायमेंशंस हैं उनको 2 से बढ़ा दिया है। तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा और लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगी। तो टोटल 8 हो जाएगा। आगे
एक बार 40th क्वेश्चन का देख लो, मुझे पता नहीं आंसर पीछे क्या दिए। बी आएगा। बी ही दिया वैसे। ठीक है, और कोई इसमें? फिफ्टी सिक्स। तो एक सर्कुलर लूप रखा है हमने सोलेनोइड के अंदर। अब क्या कहा है, प्लेन ऑफ द लूप कंटेन्स द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। मतलब लूप इस तरीके से रखा हुआ है, सोलेनोइड के एक्सिस ऐसे है और लूप ऐसे है। तो क्या इस केस में कोई फील्ड लाइंस कट कर रही हैं लूप को? फील्ड लाइंस तो इसके पैरेलल हो गई ना, तो इसलिए 0 आ जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ, लूप का एक्सिस सोलेनोइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। यस। अगर पैरेलल होता, मतलब लूप इस तरह से रखा होता, तो फिर डिपेंड करता कि मतलब फील्ड लाइंस किधर को हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बता पाते। राइट। 55th। 55th में हमने कहा है कि लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मतलब कि लेट से अगर फील्ड इस तरह से है बच्चों, तो लूप हमारा ऐसा हो गया कुछ, मतलब लूप इनटू द प्लेन है। अच्छा, हाँ 55th का ए भी आ सकता है। मतलब अगर आप इस कॉइल को इनटू द प्लेन या आउट ऑफ प्लेन ट्रांसलेट करोगे, अच्छा नहीं, तो भी नेट ईएमएफ तो 0 आ जाएगी ना। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो नेट ईएमएफ तो 0 आ जाएगी, क्योंकि एक हाफ में एक तरफ बनेगा, दूसरे हाफ में दूसरी तरफ बनेगा। मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू कि आप सोचो ऐसे है सिचुएशन कि इस तरह से फील्ड लाइंस हैं और आप ऐसे एक लूप को मूव कर रहे हो, तो क्या इसमें ईएमएफ सेटअप होएगी? ठीक है ना। ओके, 58। तो इसमें क्या है, रिंग के अंदर कट है, तो क्योंकि रिंग के अंदर कट आ गया तो उसके अंदर पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उसके अंदर कोई करंट नहीं आएगा। तो तो मतलब उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा इस केस में मैग्नेटिक फोर्स का। तो जो मैग्नेट है वो जी से ही गिरता रहेगा। तो ए होना चाहिए।
27. Two coils are made of copper wires of same length. Number of turns is 3 and radius is r. Second coil, number of turns is n and radius 3r. तो तो यहाँ पे अब हमें एक बार जो सोचना पड़ेगा वो ये है कि लेंथ L नहीं हमें गिवन, मतलब ये ध्यान रखना जो L लेंथ सेम बोला है वो दैट इज द लेंथ ऑफ वायर. हमें जो लेंथ चाहिए होती है, हमें तो ये वाली लेंथ चाहिए होती है. ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l, तो अब लेंथ L हमें देखनी है कि किस तरह लिखनी है. तो आपको वायर की लेंथ पता है कि सेम है. ठीक है, तो यहां से आप बताओ हाउ कैन यू राइट स्मॉल l. ये टर्म कैसे बना सकते हो, एक बार सोचो. टू पाई r इंटू n. तो कुछ गड़बड़ नहीं है. नहीं, वो तो हो ही गया. टू पाई r इंटू n तो इक्वल आ ही गया दोनों का. टू पाई r इंटू n तो लेंथ ऑफ वायर आ गया. L की टर्म कैसे लेके आओगे? हाँ बच्चों, लेंथ की टर्म चाहिए होगी हमें कि नहीं? बोलो भाई, लेंथ की टर्म कैसे लेके आओगे?
देखो इसमें हम वो चीज यूज कर सकते हैं बच्चों पर जो हमने पहले भी की थी कि ऐसे वायर चढ़ाई हुई है टाइटली, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे n, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर, मतलब हम इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, और क्या ये क्वांटिटी दोनों के लिए सेम होनी जरूरी है? एक बार सोचो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि दोनों वायर्स की थिकनेस तो सेम ही होगी ना, तो पर यूनिट लेंथ उनके जितने नंबर ऑफ टर्न्स आ सकते हैं वो तो सेम ही आएंगे। तो यहाँ से आपके पास L की रेशो भी आ गई, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नॉट n स्क्वायर L स्क्वायर A बाय L, तो A इंटू L बन गया। तो स्मॉल n तो दोनों के लिए सेम होगा, लेंथ जो हमने समझा कि वो रेशो वही आएगी जो नंबर ऑफ टर्न्स की है, और एरिया तो R स्क्वायर सा ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर? ओके, इसमें बचा और कोई? ठीक है, नेक्स्ट एसी वाला मॉड्यूल खोल लूं? हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इसी पार्ट में, ए पार्ट में, इसमें हमें बताना है कि करंट एंड रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, ये कैसे निकालेंगे हम? फिफ्थ, फिफ्थ में तो फिफ्थ कह रहे हो सिक्स्थ कह रहे हो, कौन सा कह रहे हो? फिफ्थ कह रही हूँ सर। फिफ्थ में तो ये, सॉरी सर, वो एक्सरसाइज 1 है। अच्छा करते हैं चलो। एक मिनट पहले एक्सरसाइज 0 देख लेते हैं। इसमें जो 10th क्वेश्चन है देखो, 2 sin 100 पाई t प्लस 2 cos 100 पाई t प्लस 30, इसके दो तरीके हैं। या तो आप ये सोचो कि दिस इज ऑफ द फॉर्म a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, इसका रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। नहीं नहीं सॉरी, मैं गलत बोल दिया, ये cos थीटा नहीं है, उसके आगे भी है। इसमें आप क्या करोगे, इसको आप, ये जो एक्सप्रेशन है cos 100 पाई t प्लस 30,
इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। तो हमें पता है कि cos थीटा इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 30 प्लस 90। तो यहाँ पे ये 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा, राइट। तो अब एक सिंपल पहले वाला 2 का फेजर बन गया, दूसरा भी 2 का बनेगा, लेकिन उनमें बीच में एंगल बन गया 120। तो अब इस पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है जी। सर एक बार और रिपीट करिए, एग्जैक्टली हमें कैसे स्टेप फॉलो करने हैं? पहले आप cos को साइन में कन्वर्ट करोगे, और तो जब साइन में कन्वर्ट करोगे तो वो प्लस 90 आ जाएगा, तो 120 डिग्री का एंगल जाएगा। हाँ जी सर। फिर उस पे फेजर ड्रॉ करके, मतलब 120 डिग्री वाले वेक्टर का रिजल्टेंट। ओके सर हाँ जी। सर एक बुक में मैंने डायग्राम देखी थी, उसमें ना मतलब ऐसे चार मतलब क्रॉस बनाए हुए थे, और मतलब उसने ACT लिखा हुआ था कुछ ऐसा। तो उसमें उससे बताया हुआ था कि मतलब अगर हम इसमें प्लस 90 माइनस 90 करेंगे तो ऐसा होगा। वो क्या चीज है? क्या प्लस 90 माइनस 90 क्या? मतलब उन्होंने कॉस को साइन में मतलब tan में ऐसे कन्वर्ट कर दिया था। मतलब जैसे आपने तो कॉस को किया ना, तो मतलब उन्होंने साइन को कॉस में कर दिया था, ऐसा कुछ करके उन्होंने अजीब सा मतलब किया था। वो तो हो सकता है, और मेथड्स भी मतलब ऑब्वियसली होंगे ही। मतलब हम जो स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं उसमें ये होता है कि हम सारा कुछ साइन में कन्वर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स हम कहने को दूसरी थ्योरी बना सकते हैं जिसमें हम कहें कि सारा कुछ कॉस में कन्वर्ट कर दो, सर बट मतलब जैसे जो जो सा बेसिक रूल है, जैसे जो cos प्लस 90 पर साइन होता है, ये तो सिर्फ कॉमन रूल है। हाँ, पर से कईयों में ऐसा होता है कि मतलब उसमें हमको माइनस 180 किया होता है उन्होंने, तो 90 बना दिया होता है मेन उन्होंने। कंडीशन ये होती है कि आपको ओमेगा टी को प्लस रखना होता है। अच्छा ठीक है सर। एक्सरसाइज 0 में और कोई? सर पार्ट बी सर, पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 4। LR सर्किट हो गया, तो उसकी इम्पीडेंस निकाल लोगे आप, तो उसमें करंट पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएंगे। सर टाइम लाइन से निकला नहीं। टाइम लैग का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर एक बार आपने फाई निकाल लिया, फाई अपॉन ओमेगा करना, 5 अपन ओमेगा, ओके। मैंने ओमेगा अपन 5 कर दिया। So question number अगेन 12. तो इसमें आप देख सकते हो कि एक मैंने आपको बताया था कि जो फेज लेना है वो हम वोल्टेज माइनस करंट लेंगे, है ना। तो जो फेज डिफरेंस हुआ इस केस में -5/4 आया। Yes sir. तो इम्पीडेंस तो E अपॉन आई करके आ गई। Yes sir. एडमिटेंस होता है उसका उल्टा, इम्पीडेंस का उल्टा। 1 upon impedance. हाँ, ठीक है, बाकी दो ही देते हैं।
एक सर पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। और what reactance of the circuit power transfer to the circuit is half the power at resonance। ये उसी केस की बात हो रही है। सर एक मिनट सर जी, ये पावर हाफ होता है सर, हम इसमें बेसिक फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं? मतलब जो सी पावर पर निकाली उसको डेट हाफ कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। आपने तो ये याद रखना है कि पावर हाफ वाला जो केस होता है वो रेजोनेंस वाला आई नॉट बाय रूट 2 वाला केस है। तो पावर तो यूज ही मत करो, सीधा करंट वाला फॉर्मूला यूज करो। सर एक बार बता दो मतलब कैसे को सॉल्व कर दो, बाकी आगे एक दो क्वेश्चन इस पे बेस है ना, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। जो हमने वो ग्राफ नहीं बनाया था पीक वाला, जिसमें हमने आई मैक्स बाय रूट 2 लिखा था। यस सर। वो आई मैक्स बाय रूट 2 की यही इंपॉर्टेंस थी ना कि उसपे पावर हाफ हो जाती है, इसीलिए सारे क्वेश्चंस में बार बार हाफ पावर का लिखा होता है। अच्छा। कि भाई आपको ये आइडिया लग जाए कि वो करंट जो है वो आई नॉट बाय रूट 2 वाला यूज करना है। ठीक है सर। तो जैसे हम जो जो हमारी पी मैक्स है उसमें आई नॉट है, और जब हमने पी मैक्स का हाफ कर दिया तो आई नॉट बाय रूट 2 हो गया। हाँ हाँ ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। एक में से उससे पहले पार्ट डी भी देख लो एक बार इसका। हाँ, तो इसमें उन्होंने कहा है कि वही हाफ पावर वाले पूछा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा पूछा है। तो अगेन वो ग्राफ से ही हमें देखना है बेसिकली ओमेगा क्या हो जाएगा। मतलब वो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा या ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। वो जो ग्राफ की वैल्यूज थी, हमारा ऐसे था ना ग्राफ, पीक थी ओमेगा नॉट और जो उसके लेफ्ट और राइट वाली वैल्यूज थी, एक प्लस डेल्टा ओमेगा थी, एक माइनस डेल्टा ओमेगा करके थी। ठीक है सर। सर तो थर्ड क्वेश्चन में आपने ब्राइटनेस कैसे चेक करोगे? आप ये देखो कि सर्किट में करंट किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। सर बस यही नहीं समझ में आ रहा था कि ब्राइटनेस से कैसे रिलेशन देखना है। और सर क्वेश्चन नंबर 6 इसका, इसमें फ्रीक्वेंसी का कैसे रिलेशन देखना है? आपने बताया था बट मैंने लिखा नहीं था, मैं भूल गई थी। वो एक्सी एक्सएल से देखोगे, मतलब जब आप फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो आपका एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाएगी तो एक्सएल इनफाइनाइट हो जाएगा। सर कैसे, एक बार बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फॉर्मूला होता है अपना एक्सी इज 1 बाय ओमेगा सी। तो अगर आप ओमेगा को 0 डाल दोगे तो एक्सी इनफाइनाइट होगा ना। हाँ जी सर। सिमिलरली एक्सएल ओमेगा एल है, तो ओमेगा को इनफाइनाइट डालोगे तो एक्सएल इनफाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट पे हमारा मतलब कि करंट भी 0 0 होगा ना? हाँ So क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट डी। ये डी पार्ट का। यस सर। देखो इसमें हमें यही देखना होता है कि जो
रेजोनेंस होती है उस पे XC इज इक्वल टू XL, मतलब 1 बाय ओमेगा C इज इक्वल टू ओमेगा L, राइट। यस सर। अब जब आप ओमेगा को कम करोगे तो क्या होगा कि ये वाली जो टर्म है ये बड़ी हो जाएगी, दूसरी वाली टर्म छोटी हो जाएगी, तो बस उससे कंपेयर करना है। सर हमने इसमें ओमेगा नॉट से ओमेगा ये क्या तो लिया, जैसे जब मैंने जब लिखा था ओमेगा नॉट है तब तो ओमेगा। इक्वल हो गए, ओमेगा यस नॉट पे सर। तो इक्वल हो गए ना। हम कह रहे हैं हमने उससे चेंज किया, तो अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे तो XL बड़ा होता जाएगा, XC छोटा होता जाएगा। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। मतलब उन्होंने ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट में पूछा है कि रेजोनेंस से वो कम होगा कि ज्यादा होगा। हाँ ठीक है सर। सर हाँ जी। इसमें जो 9th क्वेश्चन है इसमें मतलब कि मेरा आंसर जब मैंने सॉल्व किया था तो इसका आंसर मेरा थोड़ा इसका 3 आया था और इनका आंसर तो 6 है। इसमें तो यही वाला फॉर्मूला यूज होगा ना क्वालिटी फैक्टर के लिए कि ओमेगा नॉट अपॉन 2 चेंज इन ओमेगा। वो चेंज इन ओमेगा जो है वो 100 हुआ ना, आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा एक्स्ट्रा। अब डेल्टा ओमेगा जो है हमारा वो 50 है, 100 नहीं है डेल्टा ओमेगा। हाँ से क्या बोला आपने अभी, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 ही तो आएगा ना। हाँ तो वो 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू है 100 जो है। ओके हाँ जी तो समझ में आ गया। और सर एक्सरसाइज 1 में 5th क्वेश्चन का जो थोड़ा एक पार्ट है उसमें हमें निकालना है इस वाले क्वेश्चन सर कि रीचिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, ये कैसे निकालते हैं। वो T/4 टाइम और सर 1 मुझे वो फोर्थ साइकिल हो जाता है। आगे सर सर एक और क्वेश्चन आता है ना कि पावर डिसिपेटेड और पावर कंज्यूम्ड, सुनाई दे रहा है। हाँ बोलो बोलो। आप मतलब कि कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमें पावर कंज्यूम निकालना है या पावर डिसिपेटेड निकालना है, तो दोनों के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। आपने लिखवाया तो है एक बार मतलब कि पावर कंज्यूम्ड का आपने लिखवाया था कि 0 होता है। मतलब जब रेजिस्टर होता है तो जनरली हम पावर डिसिपेटेड की बात करते हैं, पावर कंज्यूम्ड की बात इंडक्टर या कैपेसिटर वाले केस में होती है। और सर यहाँ पे मतलब कि एक सेकेंड से साइज में हमारा कई बार आंसर पावर मतलब कंज्यूम, जैसे कि एक्सरसाइज 2 में 54 क्वेश्चन में पावर कंज्यूम्ड इसमें पूछा है तो इन्होंने सीधे बोल दिया कि आंसर 0 है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कई बार हमारी पावर की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। और सिर्फ इंडक्टर कैपेसिटर के केस में होता है ना कि पावर 0। और रजिस्टर के केस में हम लोग को तो I/RMS/R वाला फॉर्मूला होता है। ओके सर। और सर डाउट था और कि इसमें चोक्ड कॉइल शुड हैव हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टिविटी कैसे। चोक कॉइल की मतलब चोक कॉइल को हम इंडक्टर की तरह यूज करते हैं तो इसलिए उसकी इंडक्टेंस ज्यादा चाहिए, बाकी मतलब रेजिस्टेंस तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो हम चाहते नहीं है तो इसलिए हम कम चाहते हैं रेजिस्टेंस।
ओके। और सर क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट बी। तो इसमें फाई 60 है, तो ERMS IRMS cos फाई। सर हम इसमें IRM स्क्वायर आर नहीं यूज कर सकते? R मतलब पता नहीं है ना आपको सीधा, फिर R निकालने के लिए पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सर यस। सर ये से जो आर इसमें तो आर इसमें 200 आ गया था मेरा, तो फिर मैंने उसको पुट कर दिया पी एवरेज में, फिर आंसर कुछ बना नहीं मतलब। मतलब बन हमको जाएगा। हमको मतलब IRMS आई, आपका 1/√2 आ गया ना, तो उससे भी हाँ आंसर तो सेम ही आएगा। पता नहीं जो सा मेरा आई जो सा वो फॉर्मूला IRMS स्क्वायर और ERMS स्क्वायर cos फाई, उससे तो आगे बढ़ेगा आंसर, तो उसमें तो कोई जीपी आंसर बन रहा था। क्यों IRMS आपका 1/√2 बन गया, हाँ जी। R 200 बन गया, IRMS स्क्वायर R 100 बन तो क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कोई कैलकुलेशन गलती कर दी। सर हाँ जी। ये सी पार्ट में थर्ड क्वेश्चन है। हाँ। इसमें आपने करेक्ट करवा के इसका ऑप्शन मतलब ए करेक्ट करवा दिया था, आपने बोला था डी ऑप्शन नहीं होगा इसका। आपने रीजन क्या बताया था? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगी तो हमारा V1 + V2 + V3 होगा। हाँ, और अगर RMS होगा तो D होगा। तो इसमें तो कहीं क्लियरली बोला नहीं है कि हमें इंस्टेंटेनियस ही बताना है। हाँ, मैंने यही बोला था क्लास में कि इसमें तो क्लियर नहीं है, वैसे मतलब मैंने बताया था कि ये होना चाहिए, मतलब क्लियर हो तो बस ये ध्यान रखना है कि क्या मार्क्स उसके अकॉर्डिंग। और सर एक्सरसाइज 2 में 29 क्वेश्चन नंबर। सर एक एक्सरसाइज सी करने पे नहीं, एक्सरसाइज सी में सर क्वेश्चन नंबर 26। इसमें किस पार्ट में? सी। LR सर्किट है, सारा कुछ दिया हुआ है डायरेक्ट फॉर्मूला। सर हमारी इसमें सर अप्रोच कैसे होगी? जैसे मैंने तो आई नॉट से शुरू की थी, आई नॉट निकालने से, मतलब आई नॉट जेड जेड निकाल के इम्पीडेंस निकाल के फिर आई नॉट निकालने से। कि आपको L दिया हुआ है, R दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, तो आप पहले Z निकालोगे, V0/Z कर दोगे, जेड निकल गया, 12 आ गया था, तो V0/Z हो जाएगा। तो 10.8 आंसर आया मेरा। नहीं करना दोबारा कोई कैलकुलेशन कर लो। मतलब करना चाहिए ना, इससे अपने हमने जेड निकाल लिया, फिर उसके बाद आई नॉट निकालने को मतलब। हाँ हाँ,
फिर मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती की होगी। एक्सरसाइज 1 में और कुछ और से क्वेश्चन नंबर 31 इसका पार्ट सी का। LCR सर्किट है, LCR में मतलब करंट लैग भी कर सकता है, करंट लीड भी कर सकता है, करंट फेज में भी हो सकता है अगर रेजोनेंस होगी तो इसलिए QRS बन गए। सर जो हम इंडक्टर यूज करते हैं सर उसमें जो करंट है वो सर मतलब अगर हमने एल और सी यूज किया हुआ है तो सर उसमें कैसे बताएंगे फिर हम, तो उसमें फिर जो करंट है वो फिर पाई तो वो उसमें तो फिर कुछ होगा नहीं चेंज अगर हम एलसी सर्किट यूज कर रहे हैं। इसमें नहीं है, अगर हम मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ एलसी सर्किट यूज करेंगे तो कौन सा केस बनेगा, तो करंट लीड करेगा बाय बाय LC में तो π/2 का ही एंगल बनता है ना। और सर अगर हम एल और सी यूज कर रहे हैं तो फिर मतलब वो एक दोनों के मतलब ऑपोजिट हो गया ना, तो वोल्टेजेस फिर एक वो दूसरे के कैंसिल कर ऑपोजिट देंगे होते हैं। अगर हम फेजर ड्रॉ करते हैं। कैंसिल तो हाँ जी, तब करेंगे ना अगर इक्वल होंगे XL XC, हाँ जी, हाँ जी। अगर इक्वल ना हो फिर अच्छा मतलब अगर एल पड़ा तो हम एल की टर्म में दे देंगे आंसर। ठीक है सर। So question number 29. सर 6 देख लो पहले। 6 में से मेरा आंसर 800 आ रहा है। 800 ही कराया था मैंने क्लास में। ठीक है सर। 29th में करंट लैग कर रहा है तो मतलब इंडक्टर होगा और रेजिस्टर तो होगा ही, तो ए बन गया। एक सेकेंड, आपको मतलब कि कैसे पता चला? लैग कर रहा है, ये मैंने आपको पूरा एग्जैक्टली ये लिखवाया तो होगा क्लास में, ये सारे केसेस। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा? 17। XL इक्वल टू XC कर दो बस, इससे ओमेगा निकल आएगा, फिर वैल्यू निकाल दो XL या XC। और सर क्वेश्चन नंबर 21। 21 तो नहीं बताऊंगा यार मैं अब, यूनिट्स का इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिंपल डायमेंशन तो चेक करनी है। ठीक है। So question number 39. ये वही फ्रीक्वेंसी के साथ हमें देखना है कि रिएक्टेंस की बात हो रही है तो ओमेगा 0 पे भी वो इनफाइनाइट होएगी,
जो अभी आपने पहले पूछा था ना, f इक्वल टू 0 f इक्वल टू इन्फिनिटी वाला, यस सेम ही सर। है। तो 0 पे भी जो वो इनफाइनाइट थी वैल्यू, इनफाइनाइट पे भी इनफाइनाइट होगी। ओके, उसी रिलेशन से हमने किया ये वाला। हाँ ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 37। तो एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, मतलब इसकी स्लोप, स्लोप मतलब पहले पॉजिटिव कांस्टेंट है फिर नेगेटिव कांस्टेंट है। तो इसलिए भी आ गया। ओके सर। सर 44 की ऑप्शन बी कैसे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इसलिए। हाँ जी बच्चों, डन। यस सर। हाँ जी। सर एवरेज की जो आपने पहले मतलब एक बार हम जब EM वेव कर रहे थे तो आपने एक डेरिवेशन करवाई थी ना, वो समझ में नहीं आया, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। कौन सी? आपने मतलब कि एवरेज निकालने के लिए हमें करवाया था ना, डेरिवेशन की एक साइकिल के लिए करंट जो होता है वो 0 हो जाता है। हाँ हाँ। वो मतलब कि वो डेरिवेशन खुद नहीं करनी आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैंने आपको क्लास से भी यही बताया था कि फाइनली बस वो याद ही रखना है अपने को, बाकी तो मतलब ऐसे मतलब कि आएंगे नहीं। तो आपने मतलब कि जो हमें अल्टरनेटिंग करंट के जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो आपने 2 फॉर्मूले लिखवा दिए थे कि अगर एवरेज हाँ करंट हाँ निकालना हो तो वो बस वो दोनों अप्लाई करके करना है ना बस। ओके सर। ठीक है ओके बच्चों, सर। चलो यस सर। ओके बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर।